नमस्कार। जया शो पे आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द जया शो ऑन योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसे भारतीय जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं और इस वक्त अपना कीमती समय हांगकांग और बाली इंडोनेशिया के बीच बिताते हैं। चलिए मिलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लीडर से, मिस्टर संदीप सेखरी। हेलो संदीप, इस मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संदीप, काफी साल काम करने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस डाइनिंग कॉन्सेप्ट हांगकांग में शुरू किया। इस बिजनेस को इन्होंने 2002 में शुरू किया और 2018 में बेचा। इसके अंतर्गत इन्होंने रेस्टोरेंट्स एस्टैब्लिश किए और फिर रेस्टोरेंट बिजनेस को बहुत तेजी से हांगकांग में बढ़ाया। इस बिजनेस को बेचने के बाद अब संदीप एक दूसरी कंपनी चला रहे हैं जिसके अंतर्गत ये फिर से कुछ रेस्टोरेंट्स और काफी नाइट लाइफ यानी बार्स के बिजनेस में है। बहुत चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर से कि इनके सफलता का क्या राज है। भाई, कुछ ऐसे टिप्स दर्शकों से शेयर कीजिए कि कैसे आप एक के बाद एक इतने सारे बिजनेसेस लॉन्च करते हैं और उनको इतनी तेजी से सफल करते हैं। तो संदीप, बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो कि भाई आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं और अपने बचपन की कोई ऐसी बात जिसने आप जो आज हैं उसने आपको बनाया है। मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ हूँ। मैं जन्म मेरा नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। और मैंने सारी अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली में करी। और जब मैं सोच रहा था अपने करियर के बारे में दिल्ली में, 1983 में मैंने क्लास 12th किया था। तो उस टाइम पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी। उस टाइम पर या आप डॉक्टर बन सकते थे, या आप इंजीनियर बन सकते थे, या कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे। और मैं एकेडमिकली बहुत एवरेज था। तो मेरे लिए ये सारी प्रोफेशंस को परस्यू करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे कोई जानने वाले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे, उनसे मैंने देखा तो बड़ा ग्लैमरस लगा कि ये तो एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो क्यों ना अ, इसको परस्यू किया जाए। मेरे को बचपन से ही ये लगता था कि मेरे पास बहुत अच्छे पीपल स्किल्स हैं, कि अच्छा। मैं लोगों में परसुएसिव था, मैं बात कर सकता था, मैं अपने पॉइंट क्रॉस कर सकता था। तो अगर मैं एकेडमिकली पॉसिबली इंक्लाइंड ज्यादा होता तो शायद मैं लॉयर बन चुका होता, क्योंकि एक वो प्रोफेशन था कि जो जिसमें मेरा काफी इंटरेस्ट था। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में मैंने एडमिशन लिया। मैंने 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद मैंने 3 साल का एक उस टाइम पर डिग्री नहीं होती थी, डिप्लोमा कोर्स होता था, वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स भी किया। और साथ में मैं अलियांस फ्रांसेज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फ्रेंच पढ़ाती है, तो उस टाइम मैं फ्रेंच भी पढ़ता था। और तो मेरे लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो थी वो एक मेरे नेचुरल टैलेंट्स को बाहर लेके आई। मैं नेचुरली, मेरे को बड़ा एट होम फील हुआ उस इंडस्ट्री में। मुझे लगा कि जैसे ये मेरे लिए ही बनी है। और मैं बहुत पैशनेट था इस इंडस्ट्री के बारे में। और लेकिन जैसे ही मैंने रियल लाइफ में एंटर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक्चुअली मैंने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। और वो गलत डिसीजन इसलिए था क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपकी जो इनकम है वो आपके एफर्ट्स को कभी भी मैच नहीं करती है। आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन आपके जो मंथ एंड पे जो आप कमाते हैं वो तो एक बहुत ही लिमिटेड है। हम्म। और जो जितने घंटे आप काम करते हैं, जिस तरह से आपकी मेहनत है, उसका आपको रिवॉर्ड कभी नहीं मिलता है इस अच्छा। इंडस्ट्री में। तो उस टाइम पर मैंने ताजमहल होटल दिल्ली में जॉब लिया। और 646 रुपीज मेरी पहले जो ट्रेनिंग की, 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उसकी मेरी ये सैलरी थी। उसके बाद मेरे को
आई थिंक इट वाज, मेरे लिए मैं सुपरवाइजर, F&B सुपरवाइजर मैं बना। तो वहां और उस कितने टाइम साल पे आप मुझे काम किए? तो वहां पे आप मैंने, हाँ जी, मैंने 1987 जुलाई से लेकर 1988 नवंबर तक वहां काम किया। और उस टाइम पर मैंने रियलाइज किया कि मैं करीब मिनिमम 12 घंटे काम करता था, 12 से 15 घंटे। और अच्छा। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे को अम, इसके लिए आपको बहुत ही पैशनेट होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, अगर आपको इसमें रुकना है। क्योंकि इनकम तो है नहीं एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ खास। लेकिन अगर आप बहुत इंजॉय करते हैं इसको और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू शो अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड फोकस। तो उसके लिए अब चॉइस नहीं थी जब कोई। तो अब जब यू नो कर ही लिया है, डिसीजन ले ही लिया है, यही करना है, तो मैंने उस टाइम महसूस किया कि अगर मैं कहीं बाहर विदेश के लिए कोशिश करूं, तो जो मेरे एफर्ट्स हैं कम से कम वो थोड़े से बेटर रिवॉर्ड होंगे। उतने ही अच्छा। घंटे मैं काम करूंगा, लेकिन कम से कम मैं, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कई गुना ज्यादा इंडिया से मुझे, क्योंकि उस टाइम पर 87 में इंडिया वाज नॉट एट द टॉप ऑफ वेयर इट इज टुडे, यू नो। राइट। तो was that the reason you decided to step out of India? और आप इंडिया से जब बाहर गए तो आप सबसे पहले क्या हांगकांग गए, और कब और जी, क्यों, कैसे गए? तो मेरे पास एक्चुअली कोई चॉइस नहीं थी। तो मेरे पास सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मेरे को ये डिसीजन लेना ही पड़ा। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया और मुझे एक हांगकांग से अपॉर्चुनिटी आई। तो मैंने उसी टाइम वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली। मेरे को 5,000 हांगकांग डॉलर की सैलरी की ऑफर आई थी। वो हम्म। दैट टाइम इंडियन रुपी टू हांगकांग डॉलर वाज 2.35। तो अच्छा। मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि जी मेरे को आई हैव एन आइडिया, बट उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं था। हम हमारे लिए कुछ भी, हमको कुछ पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक लोनली प्लैनेट गाइड थी, वो हमने देखी। और वो मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी इंडिया के बाहर की। अच्छा। तो मैंने वो फ्लाइट ली और मैं हांगकांग पहुंचा, बिल्कुल अननोन जगह, मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पर। और जब मैं और यहाँ आप पहुंचा तो कितने मुझे, कितने साल के थे संदीप उस समय? मैं 24 साल का था। अच्छा। तो 1990 में। और मैं लैंड किया तो मैंने 3 दिन बाद अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। क्यों? और मैंने ये एक बहुत सिंबॉलिक था कि मेरे को, हाँ। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर एक जनरल अपनी ट्रूप्स को लेके एक हार्बर के क्रॉस जाता है फाइट के लिए। तो वहां जाके वो अपनी बोट जला देता है। और अच्छा। उसमें अपने ट्रूप्स को कहता है कि अब आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या आप जीतोगे या आपका विनाश हो जाएगा। तो वापस जाना आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके। तो जब मैं लैंड कर गया तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पास अब वापस नहीं जाना है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे को यहीं रुकना है और यहीं मुझे सब अपना बनाना है। तो सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं 24 साल का था। एवरेज एज उस रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट मैनेजर में आया था। तो जो अच्छा। एवरेज एज थी उस रेस्टोरेंट के स्टाफ की वो 48 से ऊपर थी। हाँ हाँ। और तो वो लोग बहुत सालों से, 20-20 साल से वहीं काम कर रहे थे। तो वो तो एक छोटा सा बच्चा समझ के मुझे डील करते थे। तो और हांगकांग में आपने कितने साल काम किया, और जब आप शुरू में हांगकांग में आए तो आपको, एक 24 साल के नौजवान होके आप हांगकांग शहर में आए, आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? हांगकांग तो एक बहुत ही एक्साइटिंग शहर था उन दिनों में। और मेरे लिए तो बिल्कुल नया था। अब मेरे पास, अब जब मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मेरे पास वापस जाने की चॉइस नहीं है, तो जी। आई हैड टू मेक इट वर्क हियर, आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अपना जी जान लगा दूंगा यहीं जो करूंगा। तो मेरे को रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब थी मेरी उस रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट लॉस करता था मंथली। बहुत ही एक प्रोमिनेंट फैमिली थी हांगकांग की जिनका वो रेस्टोरेंट था, और वो मंथली लॉस करता था काफी बड़ा अमाउंट। तो मेरा कोशिश ये रही कि कुछ महीनों में मैं वो लॉस को खत्म कर दूं। फिर अच्छा। मैंने सारी स्टाफिंग चेंज करी, फिर मैंने नए सिरे से सारा शुरू किया।
और करीब 9-10 महीने में वो लॉस खत्म हो गया। उसके बाद 1 साल 2 साल बाद हम खूब प्रॉफिट कमाने लग गए। तो उस कंपनी का एक और रेस्टोरेंट था, वो भी फिर मैं मैनेज करने लग गया। अच्छा। और फिर उन कंपनी के कुछ फैमिली के और मेंबर्स ने उस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। तो फिर हमने मैं अपना एक्सपैंड करता रहा रोल। तो वो सिलसिला चला करीब 2002 तक। अच्छा। और जब मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेरे को वो नौकरी छोड़नी ही पड़ी, मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकता था, जो कि एक मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा शौक था, क्योंकि मैंने 12 साल उस कंपनी में बिताए थे। और मैंने खून पसीने से अपना, माई ब्लड स्वेट सोल, आई हैड गिवन एवरीथिंग टू दैट बिजनेस। और मैंने 12 साल उस कंपनी में बिता के उस कंपनी को जीरो से स्टार्ट कर किया था। और बहुत अच्छे लेवल पे थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण मुझे वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। तो अब मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। और वो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरी 1 लाख हांगकांग से डॉलर से ज्यादा सैलरी हो चुकी थी। और मेरे को प्रॉफिट शेयर मिलता था, मैं पार्टनर बन गया था उस कंपनी में। तो मैं ढूंढने जाता था, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 40,000 से ज्यादा की जॉब ही नहीं मिलती थी। अच्छा। तो और सो you'll have to help me translate this, but I was not employable anymore. राइट। मैं जॉब मार्केट में मेरे लिए मेरी कोई आपके लिए कोई कीमत नहीं नौकरी थी। नहीं थी, हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि आप तो जब काफी मेरे लिए महंगे थे। तो नॉर्मल एग्जैक्टली नौकरी। सो तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस रह गई थी, और वो ये था कि मैं अपना कुछ काम करूं, हाँ हाँ। और अपने लिए ही कुछ करूं, और वही रिस्क लूं और वही चांसेस लूं। तो अब यहाँ अपना यहाँ काम। यहाँ यहाँ एक, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। तो आप, श्योर। वक्त जब आपको लगा कि 12 साल हो गए, मैंने इतनी मेहनत की, मैं पार्टनर बन गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है, उसी समय, उस समय ही आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जागी, या आप शुरू से सोचते थे कि कभी ना कभी आप अपना भी बनाएंगे चैन? नहीं, वो जो मैं जॉब करता था वो अपनी समझ के ही करता था कि मैं अपने अच्छा लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा। और अच्छा। वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो मेरा था वो पहले दिन से ही था। अच्छा। उसमें कभी चेंज नहीं आई। हाँ जो हाँ। मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन और जो मेरा अ, जो जितनी मुझे अ, खुशी मिलती थी अपना काम करके, वो पैसों से रिलेटेड नहीं थी। मेरा अच्छा मोटिवेशन पैसा नहीं था। तो जब अच्छा। मैं 5,000 हांगकांग डॉलर की सैलरी में आया, और मैं जो मेहनत करता था और जो मैं कमाता था, तो उसमें मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी जो 50,000 कमा के या 5 लाख कमा के मिली। ठीक तो है। उसमें उसमें चेंज नहीं आया। और हाँ। उसमें बिकॉज मेरा मेरा जो मेन ड्राइविंग फोर्स और मेरा जो मोन सबसे बड़ा मोटिवेशन था, वो पैसा नहीं था। वो मेरे लिए मेरा पैशन था, वो मेरे लिए चैलेंजेस थे। तो मेरी एस्पिरेशंस थी, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं और ज्यादा ज्यादा अपने आप को पुश करता था। लेकिन और संदीप, तो आप उस यहाँ पे इस कंपनी में आप पार्टनर थे, इस कंपनी से में आपकी बात कुछ बनी नहीं, आपको ये छोड़नी पड़ी, इसके बाद आपने अपना बिजनेस शुरू किया। तो अपना बिजनेस शुरू करने में तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। शुरू में सीड फंडिंग लगती है, कई सारे मार्केट की चुनौतियां आती हैं। तो आपके साथ ऐसी कौन सी चुनौतियां आई जिस वक्त आपने सोचा कि अब नहीं, मैं अपना शुरू करूं? वो चुनौती तो इज एन अंडरस्टेटमेंट। वो चुनौती तो एक छोटा सा वर्ड है जो आया मेरे सामने। वो तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसको कि इजीली मैनेज हो ही नहीं सकता था। अच्छा। क्योंकि आप नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं जॉब करनी, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करना, वर्सेस नए स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना। ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज थी। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मेरी तो सेविंग्स थोड़ी सी थी, लेकिन वो तो एक रेस्टोरेंट बनाने में तो उन दिनों में भी 2-2.5 मिलियन, 3 लाख US डॉलर लगते थे। हाँ हाँ। और तो मेरे हांगकांग, पास तो हांगकांग तो तो खासकर मेरे बहुत पास तो महंगी जगह है। 60, मेरे पास 50-60 हजार US की सेविंग थी उस टाइम पर। तो अब वो काम कैसे शुरू हो? तो काम ऐसे उस टाइम पे शुरू हुआ कि मेरा जो डिजाइनर था, जिसके साथ मैं पुरानी जॉब में काम करता था, वो मुझे कहता था कि मैं आपके लिए रेस्टोरेंट डिजाइन कर देता हूँ, जब पैसे होंगे मुझे दे देना। जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने कहा कि मैं आपके लिए रेस्टोरेंट बना देता हूँ, जितने पैसे हैं दे दो। जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा फेवर किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए ये जगह दे देता हूँ, और आपको डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। तो जब ये सारी बातें चल रही थी,
मैंने अगस्त 2002 28 अगस्त 2002 को जॉब छोड़ी थी। और सीधा मैं वहां से जब जॉब छोड़ के मैं अपने ग्राफिक डिजाइनर के ऑफिस गया था, तो कुछ अपनी कंपनी का नाम चूज किया और नेम कार्ड्स बनवाए कि चलिए कुछ किसी तरह से कुछ शुरू करते हैं। तो वो एक नाम डाइनिंग कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड आया, तो उसका डोमेन अवेलेबल था, तो वो मैंने लिया। और फिर इस तरह से डिजाइनर, मेरे कॉन्ट्रैक्टर, मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। और उस टाइम पर मुझे कुछ पैसिव इन्वेस्टर्स मिल गए, और अच्छा। दो लोग मिल गए जिनसे मैंने स्वेट एक्विटी ली और जिनको कहा कि मैं काम चलाऊंगा। तो एक रेस्टोरेंट था बॉम्बे ड्रीम्स, जो कि आज भी है फॉर्चुनेटली। जो रेस्टोरेंट बॉम्बे ड्रीम्स मैंने 2002 दिसंबर में खोला था। तो वो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट लिया था, उसको रेनोवेट करके फिर मैंने वो रेस्टोरेंट बॉम्बे ड्रीम्स में बना दिया। और थैंकफुली वो रेस्टोरेंट लिटरली फ्रॉम डे वन वो बिल्कुल चलने लग गया। अच्छा। तो और वो फिर हमने सोचा कि एक और बॉम्बे ड्रीम्स होना चाहिए कालून साइड पे भी, ये हांगकांग आइलैंड में था पहला। तो फिर मैंने मार्च 2002 में 3 में सेकंड बॉम्बे ड्रीम्स खोल लिया कालून में, चिमसाचोई में। तो और अप्रैल 1 को 2003 को हांगकांग हैड सार्स। हाँ। सो जो रेस्पिरेटरी डिजीज थी जो फैल गई थी पूरे हांगकांग में, अम, वो 2003 अप्रैल 1 को डिक्लेयर हो गई थी। तो ओवरनाइट हमारा 80% बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा। और तो अब हम अभी तो शुरू किया है, और तो अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो जितने भी लोग मेरे साथ थे, करीब 8-10 लोग पुरानी कंपनी छोड़ के आए थे मेरे साथ। वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि जो मेरे साथ लोग छोड़ के आए, उनको मैंने सबको कहा कि मैं आपको सैलरी तो दे नहीं सकता, मेरे पास खुद नहीं है देने को, मैं क्या दे सकता हूँ। सो एवरीबडी जॉइन मी फॉर नो सैलरी एंड एन अनसर्टेन फ्यूचर। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कोई सैलरी लेने को तैयार मतलब थे ही नहीं, सैलरी कहाँ से दी जाए। तो वो सबने ज्वाइन किया, मेरे साथ आए, जो कि बिना सैलरी के और एक बड़े अनसर्टेन फ्यूचर के साथ। तो वो सबने कहा कि चलिए जिस तरह भी होगा मैनेज कर लेंगे। तो थैंकफुली सार्स सिर्फ 4 महीने तक था, हाँ और हाँ। जुलाई 2003 तक, उसके बाद ग्रेजुअली बिजनेस थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगा। और उस टाइम मैं, एक जगह थी सोहो हांगकांग में, जहां मैं जाता होता था सार्स के टाइम पे पैदल चल के। तो वहां मैं देखता था कि हर जगह 80% बिजनेस डाउन हो चुका है, सिर्फ सोहो में डाउन नहीं हुआ है, 20% डाउन है सिर्फ। तो इसमें कोई ऐसी बात है कि मेरे को अब यहीं फोकस करना चाहिए। हाँ हाँ। तो सोहो के टाइम पर इकोनॉमी और सब कुछ सार्स के टाइम पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो सब रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, और उस टाइम मैंने कहा कि अब मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं। तो अब जो भी कुछ है वो सब करके मैं डाल दूं रेस्टोरेंट के आपने अंदर, मैं खरीद सोहो लिया? में एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। नहीं, मैंने वो जगह किराए पे ले ली। और मैंने जगह, वो उसकी भी बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, लेकिन वो जगह मैंने एक किराए पे ली और मैंने रेंट नेगोशिएट किया लैंडलॉर्ड से। और मैंने एक और शेयर होल्डर बीच में लाया। और तो वो जगह मैंने लंबी लीज ले ली, 9 साल की, और रेंट अच्छा। फिक्स कर लिया। तो इसी तरह से मैंने सोहो में एक के बाद एक अगले उस नेक्स्ट 2 सालों में 7 रेस्टोरेंट्स और खोल लिए। तो मैं क्या करता था कि जो रेस्टोरेंट का कैश फ्लो होता था, उसी को मैं यूज करके नेक्स्ट रेस्टोरेंट खोल लेता था। अच्छा। तो शेयर होल्डर्स को कोई पैसा नहीं डालना पड़ता था। हम तो ये जो सारी कहानी है जया जी, इसमें मेन चीज जो दर्शकों के लिए है कि ये सारी जो मेरी जर्नी है, ये बिना पैसों के शुरू हुई हुई है। बिल्कुल। ये जो सारा सारा काम हुआ और सारा ग्रोथ हुई और जो सारी हुआ, ये सिर्फ एक फोकस, एक कमिटमेंट और एक दृढ़ निश्चय और एक विश्वास के कारण हुआ। ये मेरे को कुछ भी प्लेटर पे नहीं मिला। ये बहुत जरूरी बात है शेयर करने वाली कि मेरे पास जो सपोर्ट था, जैसे मेरे घर में मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, और साथ में मेरे जो साथ काम करने वाले थे, उनको मुझसे ज्यादा उनको मेरे को जितना बिलीफ है अपने बारे में, उन लोगों को मुझसे ज्यादा बिलीव था मेरे बारे में। और वो कहते थे कि नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आप करो। तो वो जो इंकरेजमेंट थी मेरे लिए, जो घर से मेरे लिए इंकरेजमेंट थी कि माय वाइफ वुड से कि चलो आप करो, देखी जाएगी जो होगा। तो हाँ। एनी अदर स्पाउस वुड हैव एक्चुअली सेड गो फाइंड अ जॉब, कि ये सब इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। बच्चे, माय सन वाज 9 years old दैट टाइम, माय डॉटर वाज 5 years old एट दैट टाइम। तो हम्म।
खैर इसमें मेहनत, इसमें लगन, इसमें निष्ठा, इसमें विश्वास, इसमें सारी चीजों के अलावा एक लक फैक्टर तो होता ही है, हाँ वो तो थोड़ा होगी। सा, कितना परसेंट, हाँ तो कितना परसेंट आप लक बोलेंगे और कितना परसेंट मेहनत बोलेंगे? तो उसमें ना जय जी एक बहुत अच्छी चीज मैंने सुनी थी जिसको मैं रोज अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। ओके। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना ज्यादा मैं लकी होता हूँ। हाँ हाँ। तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए कुछ करते हैं। तो आप ये और बताइए, एक एक सवाल आया मेरे दिमाग में, आप जब अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि जब आपने एक से दो, दो से तीन, तीन से चार रेस्टोरेंट्स बनाते गए, शुरू में जब पहला रेस्टोरेंट किया, बिकॉज पहले से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो चलो पैसे भी आते हैं और चीजें एस्टैब्लिश हो गई, और बाय चांस सार्स के कारण मार्केट भी गिर गया, तो परिस्थितियां भी अनुकूल हो गई थी। लेकिन जब शुरू में आपने वो जॉब छोड़ के जब अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया, तो आपने कस्टमर्स कैसे एक्वायर किए? आपके पुराने कस्टमर्स आपके कस्टमर्स पास? तो नहीं, कस्टमर्स तो एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ खास, सब लोग जानते थे। नई चीज खोली थी। अच्छा। उसका एक लंदन में एक म्यूजिकल चल रहा था यार रहमान का, बॉम्बे ड्रीम्स। तो उसी के नाम से वो रेस्टोरेंट का नाम रख लिया, बॉम्बे ड्रीम्स। डोमेन भी अवेलेबल था। तो अच्छा। वो बड़ा कैची कैची नाम था। और तो उसमें तो ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। नहीं, उस समय मैं 12 साल से तो रह ही रहा था, और जो मेरे साथ टीम थी ऑब्वियसली वो तो सब लोग जानते ही थे उसके बारे में। तो अच्छा। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब आपने शुरुआत किया, अपना रेस्टोरेंट बनाया, तो उस समय और भी भारतीय रेस्टोरेंट्स थे हांगकांग में कि आप ज्यादा नहीं थे? हाँ मेरे, नहीं मेरे हिसाब से 10-12 तो जरूर थे, तो आपने अपने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को रेस्टोरेंट्स थे। क्या डिफरेंट किया? ऐसा ऐसी कुछ बातें तो की अम, होंगी जिसके कारण लोग आते हाँ थे हाँ, आपके वो पास? तो वो तो ऑब्वियसली वो तो करा। और हमारे बिजनेस में जय जी, इट इज द पीपल हु मेक ऑल द डिफरेंस। हम्म। तो जो लोग हैं उनकी उनकी आइडेंटिटी जो है, उनकी जो पर्सनल टच है, वो सारा डिफरेंस करती है। अच्छा। तो तो इसलिए उसमें ऑब्वियसली एक जो गेस्ट एक्सपीरियंस है वो वो की है। तो जो भी कोई बाहर खाना खाने जाता है वो सिर्फ एक खाने के लिए नहीं जाता है, एक एक लाइफस्टाइल के एक्सपीरियंस के लिए जाता है। तो वो चीजें तो बहुत ही सिंपल थी। द सबसे मुश्किल तो उसको सेट करना था। और उसको एकदम शुरू करने के बाद जब सार्स आ गया, तो उसमें कैसे अपने आप को सस्टेन करना है और कैसे वो 6 महीने बिताए, वो मेन चीज हो गई थी। बिजनेस तो जब डाउन खत्म हो गया, बाहर से लोग आना बंद हो गए, फ्लाइट्स खत्म हो गई, तो वो 6 महीने का तो बहुत मुश्किल टाइम था। हम्म। लेकिन वो टाइम निकला सिर्फ अपनों के सपोर्ट के कारण हम्म। और अपने विश्वास के कारण कि नहीं, सब हम साथ हैं तो हम किसी तरह से पहुंच जाएंगे, किसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ। तो मेन की वो था। और तो उस समय आपने जो वो 9 साल का लीज नेगोशिएट किया होगा, वो भी आपके काफी फेवर में गई होगी बिजनेस के। राइट, तो वो चीजें सब फेवर में गई बाद में। हम्म। वो, अगर उसमें थोड़ी सी फोरसाइट और थोड़ा सा विजन की जरूरत थी कि हाँ। एक हांगकांग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये रही है हमेशा से कि हांगकांग बहुत रिजिलियंट है। हांगकांग बाउंस बैक कर जाता है बहुत जल्दी। हांगकांग का जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम्म। हांगकांग हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ। तो हांगकांग में अ, एक जो जो सबसे खास चीज हांगकांग के बारे में है वो ये है कि हांगकांग में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है आपको। अगर आप अपने मेहनत करो, आप अपने आप को प्रूव करो, तो सक्सेस मिलेगी आपको। तो आपके आपका जो कलर है स्किन का और जो जैसे आप हैं, वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। हम्म। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज व्हाट यू डिलीवर, रादर देन के यू नो I in 34 years in Hong Kong, I have never experienced any racism, for example. मेरे साथ एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ये महसूस हुआ हो कि मैं एक विदेश में हूं और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और हम्म। मेरे को ऐसा ही लगा है कि मैं अपने देश में हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ का जो सिस्टम्स हैं, यहाँ के जो जो काम करने का तरीका है, वो चीज मुझे बहुत सूट करी है पहले दिन से ही। आज कोई आना चाहे हांगकांग, और अगर आज कोई रेस्टोरेंट बिजनेस बनाना चाहे कोई युवा, तो उसके लिए क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सो सर्कमस्टांसिस तो ऑब्वियसली चेंज हुए हैं, जैसे हम्म, पूरी दुनिया में हुए हैं। और तो एक ही लाइन है ना जया जी, कि इट इज ऑलवेज बिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम्म, एंड इट विल ऑलवेज बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिर्फ फिट ही सर्वाइव कर सकता है। तो सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल। जो जो डिटर्मिनेशन है और जो कमिटमेंट है और जो डिसिप्लिन है, जो फोकस है, जो डिलीजेंस है, वो चीजें तो नहीं बदलती हैं। हाँ तो हाँ। और हांगकांग जैसा तो अभी भी मैं कहूंगा कि दुनिया में कोई शहर नहीं है। बिल्कुल। हांगकांग जैसी जगह इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हांगकांग के अंदर आप आते हैं और 48 आवर्स में आप कंपनी सेट करते हैं और एक लीज साइन करते हैं, और सब कुछ लॉ के मुताबिक होता है। आप इमिग्रेशन ले लीजिए, लाइसेंसिंग ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए। तो इसलिए हांगकांग से ज्यादा एफिशिएंट जगह इस दुनिया में कोई नहीं है। तो संदीप जी अब हांगकांग ये इज बताइए, डेफिनेटली। आपने इतने सारे रेस्टोरेंट्स बनाए, टोटल कितने आपके रेस्टोरेंट्स डाइनिंग कॉन्सेप्ट के नहीं अंदर थे? तो वो मैंने वो हुआ ऐसे कि जब मैंने सोहो शुरू किया, सोहो में 7 रेस्टोरेंट्स बनाए, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ सोहो थोड़ा सा सैचुरेटेड हो रहा है। तो अच्छा। फिर मैं मकाऊ चला गया, 2 रेस्टोरेंट्स मैंने मकाऊ में बनाए। जब वेनिशियन कैसीनो खुला, तो वहां महसूस हुआ कि वो थोड़ा डिफरेंट है वहां काम करना, तो फिर मैंने हांगकांग में फोकस किया। फिर मैंने शॉपिंग मॉल्स में रेस्टोरेंट्स बनाने शुरू कर दिए। वहां मुझे अपॉर्चुनिटीज आई कुछ सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ तो ये रेस्टोरेंट्स खोलने सब की। डाइनिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही था? सब कुछ डाइनिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर था। टोटल आपके कितने तो रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे थे? मैंने डाइनिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर करीब 70 समथिंग रेस्टोरेंट्स खोले। अच्छा। 75 76 बार्स और रेस्टोरेंट्स मिला के। तो जब मैंने अपनी अमेजिंग। कंपनी 2016 में लिस्ट करी थी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अच्छा। उस टाइम पर हमारे पास करीब 35 36 रेस्टोरेंट थे। तो अच्छा। अम, अ, उस टाइम पे भी खुल रहे थे कई रेस्टोरेंट्स जब लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो 2014 से शुरू किया था वो प्रोसेस 2016 तक। तो लेकिन जो मेन डेवलपमेंट हमारी हुई कि मुझे एक वॉइड दिखा मार्केट में कि कि सेलिब्रिटी शेफ्स को लाना चाहिए, कि जो दुनिया के सबसे नामी शेफ्स हैं। हम्म। तो मैं सबसे पहले एक बीएलटी स्टेक मैंने खोला हार्बर सिटी के अंदर। मैं लॉरेंट टूरनडेल नाम के एक बहुत ही फेमस शेफ न्यूयॉर्क से लाया। उनसे फिर आगे बात हुई, फिर मैं एक और शेफ थे माइकल वाइट, उनके साथ मैंने एक इटालियन रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद मैंने एक और फेमस शेफ थे न्यूयॉर्क के, मारियो बटाली, फिर ऑस्ट्रेलिया से शेफ आए। इवेंचुअली फिर मैंने गॉर्डन रैमजी जो लंदन के शेफ हैं, उनके साथ मिलके मैंने यहाँ उनके नाम पे 3 रेस्टोरेंट खोले। वाह। और उसके बाद तो ऐसे ही वो एक जुनून था। एक वो जुनून ऐसा था तो कि बड़ा मेरे को करके बस फिर करना उसके ही बाद है। बेचा कैसे आपने उसको? नहीं, वो बेचना बेचने की तो स्टोरी ये थी कि अ, आप एक के बाद एक खोलते रहिए बिजनेसेस, हाँ। उसका एंड गेम क्या है, तो आप मोनेटाइज कैसे करेंगे उस पूरे अपने एफर्ट्स को। तो आपने चाहे 50 रेस्टोरेंट खोल दिए, लेकिन आपका बैंक बैलेंस तो जीरो है, क्योंकि आप हम्म। तो सारा पैसा वापस डालते जा रहे हैं। तो जब मैंने उस बारे में स्टडी करी, तो मुझे पता चला कि बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें। बिल्कुल। तो जब लिस्ट कर दिया, तो फिर एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई। एक चाइना के एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने कहा कि हम आपकी पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं। तो वो लिस्टेड प्लेटफॉर्म खरीदते हैं। तो हाँ। वो उसके सब्सिडरीज फिर हम चला रहे थे, जो रेस्टोरेंट्स थे उसके अंदर। लेकिन तो वो अपॉर्चुनिटी आई, और वो थैंकफुली वो टाइमिंग बहुत मैच कर गया, क्योंकि हाँ। 2018 अक्टूबर में वो कंपनी को मैंने बेचा था। और फिर जब सोशल अनरेस्ट हो गया यहाँ पर 2019 में हांगकांग में, और फिर उसके इमीडिएटली बाद कोविड आ गया 2020 फरवरी से। तो हाँ। तब तक तो बिजनेस 70 80% कम हो चुका था। तो और बिल्कुल राइट तो टाइम पे आप एग्जिट कर गए, बिल्कुल सही समय से। तो वो तो बस ईश्वर की कृपा थी और कुछ नहीं था। वो तो दिस इज जस्ट प्योर गुड लक, एंड दिस वाज नॉट प्लान्ड। उसकी प्लानिंग तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि बिल्कुल। आपको पता ही नहीं है कोविड आने वाला है या सोशल अनरेस्ट होने तो वाला जब है। डाइनिंग तो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बड़ा था और जब इतने सारे रेस्टोरेंट्स आप चला रहे थे, उस समय आपकी कंपनी की रेवेन्यू क्या थी? हम लोग करीब 100 मिलियन यूएस के करीब हम करते थे अच्छा। टोटल उसका रेवेन्यू। और हमारा बॉटम लाइन बहुत अच्छा होता था उन दिनों में। अच्छा। और पीक पे हमने करीब 800 मिलियन के करीब हमने हांगकांग डॉलर का रेवेन्यू किया हुआ है। और और आप जितने भी ये कंपनीज, आप जितने भी ये रेस्टोरेंट्स चला रहे थे, उसमें भारतीय भी एम्प्लॉयड थे?
आई वुड से 20-30% तो थे ही। अच्छा। जो भी लोकल्स थे, प्लस हम, मैं, मेरा ख्याल है इंडिया से करीब 60-70 लोगों को तो अपने कॉलीग्स को लाई चुका हूँ अच्छा। इंडिया से ओवर द इयर्स। जी। हाँ तो, हाँ फिर हमारे पास नेपलीज, फिर लोकल चाइनीज, फिर फिलिपिनो, फिर डिफरेंट नेशनैलिटीज, हमारे पास 20 नेशनैलिटीज थी। बड़ी इंप्रेसिव जर्नी रही है आपकी संदीप जी। तो जब आपने ये कंपनी बेचा, तो उसके बाद अब जो आपका नया बिजनेस है, इसमें आप नाइट लाइफ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पास फिर से रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने सुना आयरन फेरी आपका काफी पॉपुलर बार है, जो हांगकांग में भी है और बाली में खुला है। इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि फिर आपने इस दिशा में कैसे खुद को आप ले गए और क्यों ले गए। तो वो जब जिन्होंने खरीदी थी कंपनी, वो जब चला नहीं पा रहे थे और इतने सारे चैलेंजेस आ गए उनको, तो हमने बोला अच्छा हम खरीद लेते हैं वापस। तो हमने 20 सेंट दे के डॉलर में हमने वो बिजनेसेस जो हमारी मनपसंद थे हमने वापस खरीद लिए। फिर हमने एक और कंपनी बनाई, एसएनएस हॉस्पिटैलिटी। अच्छा। मेरे एक और कॉलीग हैं जो मेरे साथ 25 साल से, संदीप गुप्ता, काम कर रहे थे, उनके साथ मिलके वो कंपनी चलाई ली, और हमारे पास 12-13 रेस्टोरेंट्स थे उसमें। तो वो रेस्टोरेंट का बिजनेस वो खुद ही संभालते हैं, और मैं, मेरे को क्योंकि मैं 25 साल के लिए या 28 साल के लिए मैंने 12 से 18 घंटे काम किया हुआ है, तो मैंने अब थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहता था कि अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, और सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही हैं। तो अब हम लेट अस फोकस ऑन ऑन एंजॉयिंग लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मैंने 10 साल पहले बाली में एक हॉलिडे होम बनाया था, और फिर मुझे बाली बहुत पसंद आया। एक हिंदू आइलैंड है, और इट्स अ वेरी स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ आइलैंड। तो मैंने बाली में भी एक रेस्टोरेंट और एक बार क्लब खोल लिया। तो नाइट लाइफ के वेन्यूज कुछ थे हमारे पहले से, और फिर मैंने कुछ और नए खोल लिए। डिजाइनर है एशली सटन, उनके साथ मिलके मैंने ये खोले। ये बहुत ही यूनिक नाइट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और बड़े यूनिक डिजाइन्स हैं, बड़े यूनिक ऑफरिंग्स हैं। तो ये बहुत पॉपुलर हैं हांगकांग में भी और बाली में भी। और इनका नाम आयरन तो फेरी है, राइट? एक 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 बार है हमारा, उसका नाम आयरन फेरीज है। एक हम्म। हमारा बार क्लब है, उसका नाम मैगी चूज है। जहां हम्म। मैं बैठा हूँ उसका नाम मिक्सिंग रूम है। और अच्छा। एक ड्रैगन फ्लाई है। और ऐसे ही कुछ और पहले खोले थे कोविड से पहले, जो बंद हो गए थे। And it goes like this. We get in your car and you leave to kiss me. We talk for hours and lie on the backseat. Uh-huh, uh-huh, The flock shall be within. तो अब ये जरूर मैं कहूंगा कि नाइट लाइफ में या बार बिजनेस में मेहनत थोड़ी सी कम लगती है, और उसकी जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा। इसलिए ज्यादा एफर्ट अब सारा नाइट लाइफ की तरफ ही है। और मैंने जया जी, मेरा एक फंक्शुई मास्टर होता था 2002, 1990 में। उसने हाँ मुझे हाँ। 3 लफ्ज सिखाए थे। एक पहला था लर्न, दूसरा और तीसरा था रिटर्न। हम्म। तो अब हम वी आर वी आर ऑन द रिटर्न फेज ऑफ लाइफ। तो अब आइडिया ये है कि जितना हमें सफलता मिली है, हमें उसके लिए हमें, और जितनी हमारे पर ईश्वर की कृपा हुई है, हमें उसको वापस करना है किसी तरीके से। तो हाँ। हम, मेरा और मेरी वाइफ का फोकस अब सिर्फ यही है कि हम उसको हम वापस करें, हम किसी तरह से हम सोसाइटी को वापस करें जो हमारा गुड फॉर्चून है, एंड शेयर इट विद दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। तो आपने इतना बड़ा बिजनेस हांगकांग में भी खड़ा किया, और अब आप तेजी से अपना बिजनेस बाली इंडोनेशिया में भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आज कोई युवा आना चाहे भारत से, तो वो क्या आके आपको कांटेक्ट कर सकता है? आप आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? उसको किन बातों से रेडी होके आना चाहिए? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए वो तैयारी करके आए? What would your advice be to a 22-year-old wanting to come So and the do a business like you? Sure. So the first and foremost is there is no shortcut to success. Mhm. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको जी जान लगाना ही पड़ेगा।
आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, आपको ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी। आप सफल हो ही नहीं सकते अगर आप सोचो कि कोई सक्सेस का शॉर्टकट हो, या एक टाइम फ्रेम है कि मैंने 2 साल में ये अचीव कर लेना है। और परसिवेरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। और तो हर जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, उसको वो जल्दबाजी में नहीं हो सकता है कुछ भी चीज। उसको हर चीज अपने टाइम से होगी, और कमिटमेंट तो दिखानी पड़ेगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दिस इज द की इन माय ओपिनियन। अच्छा, तो आप बताइए, आपने काफी शेयर किया हांगकांग बिजनेस के लिए कितना कंड्यूसिव है। यहाँ पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी फ्रेंडली है, कंपनी खोलना बहुत आसान है। पर आप काफी रेयर एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में जाके भी बिजनेस शुरू किया है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाली में जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपको ऐसी कुछ चुनौतियां आई जो जिसका आपको जिसका आपको पहले से अंदाज नहीं था, या किस किस तरह का वहां बिजनेस एनवायरनमेंट है अगर कोई इंडोनेशिया जाके करना चाहे। तो वहां पर वो बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है। वो वहाँ का जो माहौल है वहां पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डिपॉजिट देते हैं, आप कोई भी जगह 3 महीने का 2 महीने का डिपॉजिट दे के लीज कर सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां 10 साल के लिए लीज होती है या 20 साल के लिए लीज होती है, तो आपको 10 साल का किराया एडवांस में देना है। तो कैपिटल तो ज्यादा चाहिए। कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेकिन वो किराया ऑब्वियसली 10 साल का कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कमिटमेंट उसके साथ भी हो जाती है कि 10 साल के लिए आप एडवांस में दे रहे हो, तो आप अच्छा। कमिटेड हो वहां वो करने के लिए। हाँ। और बाली इस टाइम वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टॉप हाँ। 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। और बाली एक बहुत ही होलिस्टिक वे में और बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग हम्म। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये तो हांगकांग की एफिशिएंसी से नहीं कंपेयर किया जा सकता। अगर कोई चीज हांगकांग में 3 महीने होती है तो उसको वहां बाली में 6-8 महीने लगते हैं। तो मेरी आदत तो थी हांगकांग की, मैं तो हांगकांग के सिस्टम पे वर्क कर रहा था। तो मुझे लगे थोड़ा सा टाइम कि मुझे बालिनीज वे ऑफ लाइफ में अडेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वहां इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं वहां पर। लेकिन अगर कोई युवा आना चाहे और अपना पहला रेस्टोरेंट बनाना चाहे या पहला बार बनाना चाहे, तो हांगकांग में आसान है या बाली में आसान है? नहीं, तो कहीं भी आसान नहीं है, उसको पहले काम करना पड़ेगा आके। उसको हाँ। इंडस्ट्री सीख, उसको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि 22 साल के बच्चे को काम तो आता नहीं है। तो हम्म। उसको तो 5-7 साल 10 साल काम करना पड़ेगा। जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इस बिजनेस के वो सीखने पड़ेंगे। और हम्म। फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं एम आई रेडी टू पुट माई नेक ऑन द लाइन, मैं क्या सब कुछ दावे पे लगा सकता हूँ, दाव पे। तो इसलिए ये कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। अपना काम करना एक नौकरी से कई गुना ज्यादा कमिटमेंट है। क्योंकि बिल्कुल। जो आपके साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास 1200-1300 का स्टाफ था जब हम डाइनिंग कॉन्सेप्ट चलाते थे, तो बहुत बड़ी कमिटमेंट थी कि हमें सबकी सैलरीज टाइम से जानी चाहिए, सप्लायर्स की पेमेंट टाइम से जानी चाहिए। तो अ, अ, हर चीज में बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए। तो शॉर्टकट नहीं है कोई, और कमिटमेंट चाहिए और फोकस चाहिए। बस ये चीजें हो तो कामयाबी कहीं पे भी मिल सकती है। लेकिन मेरा मेरा मेरे क्वेश्चन का तात्पर्य ये था कि इंडोनेशिया हांगकांग का कंपैरिजन में तो सस्ती जगह है। तो एटलीस्ट दैट इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। तो अगर कोई नया बिजनेस आप इंडोनेशिया में करना चाहें, रेस्टोरेंट हो, बार हो, कोई और भी बिजनेस हो, तो उसकी एफिशिएंसी या बिजनेस सेटअप करना वो यहाँ से आसान है या नहीं? वहां पे भी उतनी हाँ ही जी, चुनौती? हाँ सिमिलर है यहाँ जैसा ही। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ हांगकांग में उस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स होती थी, अच्छा। क्योंकि हांगकांग एक बड़ा डायनामिक आइलैंड है। और यहाँ का जो पूरा माहौल था वो बहुत ही बहुत वाइब्रेंट था। तो लेकिन सारा कुछ रिलेटिव है। वहाँ की अपनी स्ट्रेंथ प्रोज और कॉन्स हैं, यहाँ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन सक्सेस जो है वो a lot depends on you know and you can make it work there, you can make it work here, and but दोनों जगह ही मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं। और काम करने के लिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है और
क्या सूट करता है आपको। तो अपने कुछ कंपनी के रीसेंट माइलस्टोन बताइए, आगे किस दिशा में अपनी बिजनेस को लेके जा रहे हैं आप, आगे आपका क्या विजन है? बिकॉज आप तो एक से एक नया बिजनेस में जाते रहते हैं। नहीं, मैं तो रेस्टोरेंट और बार बिजनेस तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट चाहिए और फोकस चाहिए। अब मेरे पास 2 आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स में मैंने आइलैंड लिए हुए हैं, और अगले 5 साल में मैं वहां पर अपना रिजॉर्ट्स बनाना चाहूंगा। तो अच्छा। हाँ, एक राजा अम्पट नाम की जगह है, एक लाबुआन बाजो जगह है, वहां मैंने लीज पर आइलैंड्स ले लिए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो अगर इंशाल्लाह अगर सब ठीक चला तो 5 साल बाद वहाँ 1-2 रिजॉर्ट्स खोल लेंगे, और फिर बस वहीं पर और इंडिया से तो कनेक्शन बना ही रहता है ऑब्वियसली, लेकिन the idea is to move away from restaurants and bar business and not be so hands on, और के eventually resorts ही खोलने हैं। अच्छा, तो भारतीय होने का आपको हांगकांग में और बाली में किस बात का सबसे ज्यादा गौरव अनुभव होता है? जय जी, मेरे पास एक कट ऑफ डेट है, वो थी करीब 2000, और उसके बाद 2015। तो एक भारतीय होने का गर्व तो शुरू से था, लेकिन जो जितनी तरक्की पिछले 10 सालों में हमारे मुल्क ने करी है, और जिस स्टैंडिंग पे हमारा देश है आज इंटरनेशनली, कि एक्चुअली you very proudly tell everyone that you're an Indian. I mean, a lot of people come up and say to me कि आप मिडल ईस्ट से हैं, आप सीरियन हैं, आप इरानियन हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं इंडियन हूँ। और सबका फीडबैक बहुत पॉजिटिव होता है, वाओ, ओके। तो इंडियंस के अंदर एक तो अडेप्टेबिलिटी बहुत होती है, हम अडेप्ट कर लेते हैं हर जगह को, एक हम वर्सेटाइल होते हैं, एक हम मेहनत से नहीं घबराते हैं, एक हम ग्राउंडेड होते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज तो हमारे को संस्कारों में मिली हैं, वो हमारे भारतीय होने के कारण हमारे पास वो संस्कार हैं कि जो हम जिससे हम पले बड़े हुए हैं, और वही हमारे साथ आज तक चलती आ रही हैं। तो आई सी अस as Indians at a very strong advantage over the others, because these are the qualities we have, और जो 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 हर माहौल में जिनका बहुत ज्यादा काम आती हैं। हाँ। और प्रवासी भारतीय होने के नाते आप भारत को किस तरह से योगदान देते हैं? हाउ डू यू गिव बैक टू कंट्री? You know, we have a few charities in around Delhi, and plus किस तरह की चैरिटी है? वो सब majority old age homes हैं। अच्छा। जो इसमें मेरी वाइफ और मैं इन्वॉल्व है, मेरी वाइफ से ज्यादा इन्वॉल्व है उनमें, और कुछ ऑर्फनेजेस हैं। और तो जितना जितना भी जो भी कभी भी एक अपॉर्चुनिटी आती है इंडिया से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले उसमें बड़े होल हार्टेडली आगे जाता हूँ, क्योंकि एट एट द कोर ऑफ आवर हार्ट एंड आवर बीइंग वी आर इंडियन, यू नो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यू नो is the fact that we are Indian. So उसमें तो कोई वो शक ही नहीं है। थैंक यू सो मच संदीप, हमारे शो पे आने के लिए। आपकी पूरी प्रेरणात्मक जो कहानी है, जीवन कहानी, ये भारत के सभी युवाओं के लिए को बहुत ही प्रेरणा देगी, बहुत ही इंफॉर्मेशन देगी। आपने इतने इंफॉर्मेशन शेयर किए इस बिजनेस के बारे में, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।